हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। तो आज हम लेके आए हैं रियल नंबर का लेक्चर 5। अभी तक जो भी लेक्चर हम डाले हैं, पहले लेक्चर में बात किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, सेकंड लेक्चर में बात किए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, थर्ड लेक्चर में हम उसके बेस पे जो एक्सरसाइज 1.1 था उसको कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व किए थे। और फोर्थ लेक्चर में हम बात किए थे ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, इसका जो फाउंडेशन है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, उसके बारे में। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझना चाहते हो, तो आप सबसे पहले जाके देखो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। अगर आपको पता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद लेक्चर आएगा, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि इस थ्योरम के बेस पे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या, कॉपी पेन ले लो और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, दरवाज़ा बंद करो, लेक्चर ऑन करो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। देखो, जो भी कंपोजिट नंबर है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, इसके पहले बता दूं मैं। अभी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि अगर आपको मैथ्स में कोई भी डाउट है, मैथ्स में कहीं से भी कुछ भी डाउट है, अगर वो पूछना चाहते हो तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, और मैं वहाँ पे आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। स्वाहा। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो सबसे पहले आप डालिए हेडिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और हेडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या कहता है वो हम समझते हैं। तो हम लिखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स can be expressed या factorized as a प्रोडक्ट। दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखते रखो सही से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। समझ में आया स्टेटमेंट पढ़ के? नहीं आया समझ में तो मैं समझाता हूं। मैं यहां पे किस लिए हूं? यही तो समझाने के लिए कि थ्योरम क्या कहता है, ये फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले ये थ्योरम को समझते हैं। क्या कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, इस दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, अब बोलोगे सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो अगर आप कंपोजिट नंबर नहीं समझते हैं क्या होता है, तो ये लेक्चर तो देखिए ही नहीं। क्या मत करिए, ये लेक्चर तो देखिए ही नहीं, महापाप है ये लेक्चर देखना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप जाइए लेक्चर, इसके पहले वाला जो है लेक्चर 4, वो देखिए आप। उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या समझ में आएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए। और अगर आप जानते हो तो इस लेक्चर को देखो, आराम से मजे करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी समझते हो, मैंने क्या बोला कि जाके पहले देखो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो मैं समझाता हूं इसको कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये डंडा दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना डंडा? अब देखो इसको हम नापते हैं, इसको कितना हुआ, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता। 3 बित्ता से थोड़ा बड़ा है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बित्ता क्या होता है, तो मैं बता दूं कि हमारे लैंग्वेज में जहां मैं रहता हूं
वहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को बित्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बित्ता बोलते हैं। अगर आपके लैंग्वेज में इसको कुछ और बोलते होंगे तो उस हिसाब से समझिएगा आप। तो ये जो डंडा है वो कितना है? 3 बित्ता का डंडा है ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक बित्ता के 3 डंडे को एक के ऊपर एक अगर हम चिपका देते हैं, क्या करते हैं कि एक एक बित्ता के 3, ये डंडा कितने बित्ते का है? 3 बित्ते का। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक बित्ता के 3 डंडे को एक के ऊपर एक अगर हम चिपका देंगे तो इतना बड़ा डंडा मिल जाएगा, इतना बड़ा डंडा मिल जाएगा। क्या बोला? फिर से सुनिए कि एक एक बित्ता के 3 डंडे को एक के ऊपर एक अगर हम चिपका देते हैं तो इतना बड़ा डंडा मिल जाएगा ना। तो वही तो कह रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 64 एक कंपोजिट नंबर है। तो क्या कह रहा है? ये जो कंपोजिट नंबर है ये कोई छोटे छोटे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। जैसे वो डंडा एक एक बित्ता के बराबर था, एक एक बित्ता 3 बित्ता के बराबर वो डंडे था, तो वैसे ही ये जो कंपोजिट नंबर है ये कुछ छोटे छोटे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। क्या है? प्रोडक्ट के बराबर है। यही कह रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जो भी कंपोजिट नंबर है वो कुछ प्राइम नंबर के, जो भी कंपोजिट नंबर है वो कुछ छोटे छोटे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आप लोग कहोगे कि बहुत बढ़िया, आप तो बता दिए कि होता है, थ्योरम भी बोल रहा है कि प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि जो ये 64 है वो कौन कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है? क्वेश्चन आ रहा है ना आपके माइंड में? आ रहा है ना कि हमको कैसे पता चलेगा भाई? मान लो कि ये जो 64 है, मान लो 128 है, हम ये तो 128 कंपोजिट नंबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो 128 है वो कौन कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है? कौन कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है? जैसे मान लो 9 है, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। 3 एक प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 9, और 9 एक कंपोजिट नंबर है। ये थ्योरम जैसे बोल रहा था कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं, या उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं प्राइम नंबर के। तो 9 को तो हम समझ लिए कि भाई 9 3 × 3 है, तो 9 का जो प्राइम प्रोडक्ट है वो 3 × 3 है। लेकिन मान लो कोई बड़ा नंबर है, उस बड़ा नंबर को हमको कैसे पता चलेगा ये कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है? तो ये पता करने के लिए एक मेथड है, तो मेथड का नाम बाद में बताऊंगा, पहले मेथड समझाता हूं। तो मेथड समझाने के लिए सबसे पहले लिख लीजिए ना, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे करिए 10 सेकेंड तक, उसके बाद इसको पॉज करिए और उसके बाद पूरा लिख लीजिए। हम समझाते हैं मेथड। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं 81 का, और 81 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने क्या बोला कि अभी मैं मेथड समझाता हूं। तो मेथड कैसे हम निकालेंगे कि ये कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है? तो उसके लिए आप 81 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा 1 ज़्यादा बड़ा हो गया, 81 लिख लिया आप। अब हम क्या करेंगे इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि हम इसको 81 को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और वैसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर आ जाए 0। हम वैसे ही प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाए 0, और जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को हम यहां पे लिख देंगे। क्या करेंगे? कोसेंट को यहां से लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो 81 है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? 27। कोसेंट 27 आएगा। आपको दिखा दे रहा हूं, आप 81 को 3 से डिवाइड करिएगा। 3 एक प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2 और ये आ जाएगा 1, तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर आ गया 0, और ये जो कोसेंट है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया आप। अब ये डिवाइड करके आप आगे देखते रहिएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा? फिर ये जो कोसेंट आया है ना, फिर इस कोसेंट को हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और वैसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए और कोसेंट को उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 27 कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, कोसेंट आ गया 9 और रिमाइंडर आ गया 0। उसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो डिवाइड ही ऐसे नंबर से कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाए। समझ रहे हैं ना? ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना?
ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए आ गया 9, फिर हम 9 को डिवाइड करेंगे ऐसे प्राइम नंबर से कि रिमाइंडर 0 आ जाए, कोसेंट उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। तो 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 आ गया नीचे। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, फिर इस 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, और जैसे ही 1 आ जाए, जैसे ही नीचे 1 आ जाए हम छोड़ देंगे, हम डिवीजन अब छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जिस जिस प्राइम नंबर से डिवाइड किए हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये जो भी प्राइम नंबर से हम डिवाइड किए हैं इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, हमें नहीं पता है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, और आ तो गया जो हमारा क्वेश्चन था 81 एक कंपोजिट नंबर है, और इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। और वो कौन कौन सा प्राइम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 81 आएगा, वो कौन कौन सा प्राइम नंबर है, कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो ये है वो प्राइम नंबर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, जो अभी तक क्या कर रहे हो, आप पढ़ते आ रहे हो। ये समझ गए आप। तो हमें किसी भी नंबर का अगर निकालना हो, किसी भी कंपोजिट नंबर का निकालना हो कि ये कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, तो हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 81 का किए, प्राइम नंबर से डिवाइड किए, करते गए, और जो यहाँ पे जो नंबर जिस नंबर से हम डिवाइड करे थे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 81 के बराबर। और वही जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, प्राइम प्रोडक्ट होगा इस कंपोजिट नंबर का। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, एक और एग्जांपल, ये तो 81 का था, लिख लिया ना 81 वाला। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे कोई एग्जांपल हो, मान लो 64 है, 64 है, ठीक है, 64 को हम समझते हैं, छोटा हो गया क्या 64, ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 64 है, 64 को ये कंपोजिट नंबर है, इसका देखते हैं कि ये जो कंपोजिट नंबर है कौन से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो सेम वैसे ही करेंगे, 64 लिख लेंगे, फिर हम ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाए और क्वोशिएंट को नीचे लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 30, 2 जा क्या होगा 64 होगा, फिर रिमाइंडर 0 आ गया, क्वोशिएंट यहाँ पे लिख दिए। फिर इस 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्वोशिएंट नीचे लिख देंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, क्वोशिएंट नीचे लिख देंगे। तो 2 8 जा, और फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 2 से, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और जैसे 1 आएगा हम डिवीजन हमारा रुक जाएगा वहां पे, और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, देखते हैं किसके बराबर आता है ये। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 2 जा 64। तो मतलब ये जो 64 कंपोजिट नंबर है, ये जो 64 कंपोजिट नंबर है वो इस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, इस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। और एक चीज इसमें और ऐड करिए, ये जो प्राइम प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज यूनिक होगा, मतलब 64 हमेशा सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। 64 कैसे आएगा, इसी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा, किसी और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 नहीं आएगा। 64 कब आएगा, 64 तभी आएगा जब इस प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, जब इस प्राइम नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तभी 64 आएगा। किसी और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो कभी 64 नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो प्राइम प्रोडक्ट जो ये है वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे 9 है, 9 ऑलवेज 3 मल्टीप्लाई 3 करने पे आएगा। अभी आप तो ये भी बोल सकते हो कि सर 9 तो ऐसे भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9, लेकिन हमारा क्या था, हमारा थ्योरम था कि जो भी कंपोजिट नंबर है वो क्या होगा, प्राइम प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, हमारा अभी
क्या चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी कि जो कंपोजिट नंबर है 9 वो कुछ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, और 9 यहाँ पे क्या नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑलवेज जो 9 होगा हम इस 9 को किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आएगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ऑलवेज हम 3 इंटू 3 ही लिखेंगे, ऑलवेज 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तभी 9 आएगा, तभी 9 आएगा। क्या बोला मैं फिर से सुनिए कि हम 9 को किसी और भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 9 अगर हमें लिखना हो तो 9 मल्टीप्लाई 1/9 करने पे भी तो 9 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि प्राइम प्रोडक्ट जो होगा वो ऑलवेज यूनिक होगा। क्या होगा, ऑलवेज यूनिक होगा। मतलब ये जो 9 है ऑलवेज जो 3 प्राइम नंबर है, इन 3 मल्टीप्लाई 3 करने पे ही 9 आएगा। किसी और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, किसी और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो कभी भी 9 नहीं आएगा। वो तब 9 आएगा जब 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। तो समझ गए यहाँ पे। अब देखते हैं, ये तो यहाँ तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ गए। अब एक चीज बचता है, और यहाँ पे 2 चीज समझना है। पहला है कि इसी मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें HCF फाइंड करना है, और दूसरा हमें LCM फाइंड करना है। क्या करना है, हमें LCM फाइंड करना है और हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग है मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। HCF कैसे फाइंड करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। जैसे 2 नंबर है, पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, कौन सा, 6 and 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, 6 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया। 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का करेंगे तो क्या होगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 1 पे आके हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब अगला HCF कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आप सब समझते हो। अभी जस्ट इसके पहले मैं समझाया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 को उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ 20 को हम उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। लेकिन अब इसका यूज करके हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो समझिए कि जो 6 और 20 का प्राइम प्रोडक्ट जो है, इसमें जो भी क्या होगा, कॉमन होगा वो HCF होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, एक जो 2 है वो दोनों में कॉमन है। ये जो 2 है ये कॉमन है, ना 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है। तो ये जो 2 कॉमन है ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा HCF ऑफ 6 and 20। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इनका HCF किसका, 6 and 20 का। इसको एक और तरीके से लिखते हैं जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, वो लिखिए HCF लिखिए, HCF ऑफ 20 and 6 इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे लिखिए, जो लिखे ना 2 इज HCF ऑफ 6 and 20, उसको ऐसे लिखिए HCF ऑफ 20 and 6 इज इक्वल टू 2। इसको हमेशा ऐसे कोशिश करिए लिखने का, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो। किस में पढ़ रहे हो आप, क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो ऐसे मत लिखिए, इसको ऑलवेज ऐसे लिखने का कोशिश करिए। ये 20 और 6 का HCF जो है वो 2 है। ये समझ गए। एक और हम एग्जांपल लेके समझाते हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं फिर समझाते हैं आपको। दूसरा जो है एग्जांपल लेके समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, 26 and 91 एक ले लिए। 26 भी कंपोजिट नंबर है और 91 भी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, 1 आएगा तो छोड़ देंगे। फिर 91 का करेंगे तो 91 का क्या आ जाएगा, 7 से हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 27 और 30 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 26 को लिखिए इसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म के बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 को लिखिए तो 7 मल्टीप्लाई 13 लिख लिए।
अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ वही होता है जो कॉमन होता है इसमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए, प्राइम प्रोडक्ट लिख लीजिए, उसके बाद देखिए जो भी कॉमन होगा वो उसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा एचसीएफ। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया खत्म, एचसीएफ निकालना समझ गए। एक बार फिर से हम इसको पहले लिख लिया ना, इसको हम मिटा देते हैं, इसको एक बार हम समरी समझाते हैं कि देखिए कि जो भी एचसीएफ निकालना होगा जब हम, तो जो भी कंपोजिट नंबर उसको क्या करेंगे, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उस कंपोजिट नंबर को जो उसका प्राइम प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में लिख देंगे। फिर उसका जो प्राइम प्रोडक्ट होगा ना, उसको क्या करेंगे, उसमें जो नंबर कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा वो क्या कर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे एक समझिए, यहाँ पे कोई भी नंबर है, उसका प्राइम प्रोडक्ट पहला नंबर का, जैसे नंबर ए है, उसका प्राइम प्रोडक्ट है 2 × 2 × 3 × 4 × 5 × 5, और एक नंबर बी है, उसका प्राइम प्रोडक्ट है 2 × 3 × 3 × 4 × 5, ठीक है, ऐसे है। तो अब इसमें कॉमन क्या होगा, पहला ये कॉमन है, ठीक है, दूसरा एक ये कॉमन है, फिर तीसरा एक ये कॉमन और ये एक कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 3 × 4 × 5, ये हो जाएगा क्या, एचसीएफ हो जाएगा किसका, ए एंड बी का। समझ गए। तो पहले नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, और फिर उस प्राइम प्रोडक्ट में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। अब आते हैं, हम समझते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग तक क्या डालिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो सेम जो एचसीएफ में हम काम किए कि पहले जो भी कंपोजिट नंबर उसको क्या करेंगे, उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे फैक्टराइजेशन करके। तो अभी हम वहां तक पहुंचते हैं, फिर समझाते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जाम्पल पहला लिए थे, 6 एंड 20 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, पहले 6 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, और 20 का करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 10 = 20, और क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, और 5 × 1 = 5। अब इसको लिखते हैं ऐसे, 6 = 2 × 3, और 20 = 2 × 2 × 5, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ तक काम तो हम एचसीएफ में भी किए थे, यहाँ तक जो काम था वो हम एचसीएफ में किए थे। मतलब एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक दोनों में पहुँचेंगे। और एचसीएफ में क्या करते थे कि जो दोनों में कॉमन होता था वो हम कॉमन निकाल लेते थे, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में समझिएगा, एलसीएम में क्या करेंगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1। इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है, ऐसे समझिए। अब हम एचसीएफ में क्या करते थे कि वो लेते थे जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में हम जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसको लिखते हैं, सारे को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और हम उसको चूज करते हैं जिसका हाईएस्ट पावर हो। जैसे यहाँ पे हम लिखना हो 2, तो देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हम वो वाला लेंगे जिसका क्या हो, पावर ज़्यादा हो, जिसका क्या हो, पावर ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हम इस वाले को नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई। अब 3 लेंगे, देखेंगे कोई और 3 है जिसका हाईएस्ट पावर है, नहीं है, यही एक सिर्फ 3 है, तो इसी को ले लेंगे 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई। अब ये तो हम ले लिए हैं, अब ये बचा 5, देखेंगे कहीं और 5 है जिसका पावर इससे ज़्यादा है, नहीं है, सिर्फ यही है, तो इसको ले लेंगे 5 का पावर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और 12 × 5 = 60। तो 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 का और 20 का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 60। समझ गए, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 60।
अब आपको ये समझ में नहीं आता है कि एलसीएम क्या होता है। अब देखो एलसीएम निकालने का तो मैं बता दिया, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब एलसीएम का बात आता है ना, जब एलसीएम का या एचसीएफ का, तो होता क्या है कि बच्चों से आप बोल दो ना कि इसका एलसीएम निकाल दो या इसका एचसीएफ निकाल दो, तो बच्चे तुरंत निकाल देते हैं एलसीएम एचसीएफ तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन उनसे पूछो ना कि एलसीएम होता क्या है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज कर जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर आपको ये डाउट है कि एलसीएम क्या होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हम एलसीएम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये समझ गए कि 6 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। और वही एग्जांपल लेंगे जो दूसरा था। दूसरा कौन सा था, दूसरा था 26 एंड 91। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 26 का क्या होगा, 2 13 जा और 13 1 जा, और 91 का क्या होगा, 7 13 जा और 13 1 जा। तो 26 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 13, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 × 13 का पावर 1। और यहाँ पे 91 को कैसे लिख सकते हैं 7 × 13, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 1 × 13 का पावर 1। हमने क्या बोला कि एलसीएम निकालने के लिए सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम उसको लेते हैं जिसका पावर हाईएस्ट हो। तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 2 लिखते हैं, देखते हैं 2 का कोई और हाईएस्ट पावर है 1 से, तो नहीं है, तो इसी को ले लेंगे 2 का पावर 1 × 13 का पावर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे जब 13 को ले रहे हैं हम, तो देखेंगे कोई और नंबर है जिसका हाईएस्ट पावर है, तो नहीं, किसी और नंबर, यहाँ पे 13 है लेकिन इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसमें से क्या ले करेंगे 30 का पावर 1 लिख देंगे। फिर 7 का देखेंगे कि कोई और 7 है जिसका पावर इससे ज़्यादा है, तो नहीं, सिर्फ यही नंबर है, तो लिख देंगे 7 का पावर 1। अब सारा नंबर हम ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 13 × 7, और ये हो जाएगा 182। मल्टीप्लाई करके आप देख लो, और यही होगा क्या, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 182 क्या हो जाएगा, 182 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 26 एंड 91 का। अब देखिए ये लिख लिए ना आप, लिख लिया आप, एलसीएम और एचसीएफ समझ गए। एक आपको लास्ट में एक ब्यूटीफुल फार्मूला बचता है। कौन सा फार्मूला बचता है, ब्यूटीफुल फार्मूला, काफ़ी खूबसूरत सा एक फार्मूला है, जो देखिए आपको हम समझाते हैं कि जो भी 2 नंबर है, ठीक है, जैसे 2 नंबर है, आपको ब्यूटीफुल फार्मूला क्या है, स्टार बना के आप लिखिए उस फार्मूला को कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर है, उसका एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करिएगा किसके साथ, उसके एचसीएफ के साथ, तो वो किसके बराबर होगा, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2 नंबर है, जैसे 6 एंड 20 एक नंबर है, आपके पास 2 नंबर है, एग्जाम्पल लीजिए कि 6 एंड 20 है, और आपको बोल दिया जाए कि दोनों नंबर का एचसीएफ जो है 2 है, और आप एलसीएम फाइंड करिए कि एलसीएम कितना है इन दोनों नंबर का। तो देखिए आप क्या करेगा, एलसीएम निकालने के लिए आप दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे रखिए, क्या, एलसीएम ऑफ ए × बी किसके साथ होता है, इन दोनों के एचसीएफ के बराबर, तो एचसीएफ 2 है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर 6 × 20, और आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए और बी का क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, तो 6 × 20/2, और 2 10 जा 20 हो जाएगा 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। और इसके पहले आप देखे थे तो 2 लाइन में आप एलसीएम निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, या एचसीएफ निकाल सकते हो। और अगर एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया हो, तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर दिया हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया हो तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला पे रख के निकाल सकते हो। तो ये लेक्चर यहीं तक, कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में नहीं आया, और कहाँ पे नहीं समझ में आया वो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको जो भी समझ में नहीं आया उसको डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उसको आप देखिएगा, ज़रूर समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, ये कंसेप्ट समझिए, आप इस कंसेप्ट पे जाके आप सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करिए,
और सॉल्व करिए। और जो नहीं समझ में आता है मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर वहाँ पे सॉल्व करूँगा आपके क्वेश्चन को। उसके बाद मैं 1-2 दिन बाद में इसका लेक्चर लेके आऊँगा जो कि कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। तो उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले एक बार आप अपने से ट्राई करो, ठीक है। क्या करो, अपने से ट्राई करो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये रहा यहीं तक, धन्यवाद। और क्या, अगर आप इस जो भी चैप्टर है इसका पीडीएफ में अगर हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ रहा है तब तक पढ़ो, खूब पढ़ो, एंजॉय करो, मस्ती करो, फील दी नॉलेज।